वो सुबह का समय था मैम, 8 जुलाई का। जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 3 बार कबूल है बोल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। तो मैम इस लेवल पे शादी जो हिंदू रीति रिवाज से हमारा होता है, वो मेरी शादी उस दिन 7 जुलाई को हुई 2014 में। पुलिस उसके साथ है, मिनिस्टर हाजी हुसैन अंसारी जैसे लोग घर आए, जज उसके साथ है, तो मैं लड़ूंगी किससे? तो जो मैम हिंदू सिंबल होते हैं, जैसे आप हमारे घर आते हो तो माता का फोटो या कोई भी हिंदी मूर्तियाँ से कुछ भी साइन, ओम स्वास्तिक, ये सब, तो वो सब चीज़ें मैम वहाँ पे थी। बट 8 जुलाई के सुबह मैम वो सारी चीज़ें हटकर ना वहाँ पे मुस्लिम सिंबल, अल्लाह का सिंबल, मक्का मदीना का फोटो। बेटा मैम सिगरेट पीकर मेरे मुंह पे धुआं फेंकता था। फिर मैंने AK-47 9mm पिस्टल देखा, जिससे वो मुझे टॉर्चर करता था 9mm पिस्टल दिखा कर कि भाई तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि समझ लो मुझे इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, कहाँ मार के फेंक दी जाओगी। लव जिहाद आरएसएस की कॉन्स्पिरेसी, माइनॉरिटी को बदनाम करने के लिए, या एक वास्तविकता? ऐसे तो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया लव जिहाद शब्द का प्रयोग जब भी कभी करता है तो लव जिहाद को एक मिथ प्रूव करने के लिए ही करता है। लव जिहाद एक ऐसा शब्द है जिस पर देश के सारे इंटेलेक्चुअल्स, फेमिनिस्ट मौन धारण कर लेते हैं। तो हमारी टीम ने सोचा कि इसकी पड़ताल की जाए, और आज हम आपके लिए ला रहे हैं एक ऐसी महिला का इंटरव्यू जो खुद लव जिहाद की विक्टिम है। आज के इस इंटरव्यू में बात करेंगे देश के सबसे चर्चित लव जिहाद केस की। कहानी नेशनल शूटर तारा सहदेव की, उस तारा सहदेव की जिसे शादी के अगले दिन ही पता लगता है कि अब उसे निकाह करना पड़ेगा, क्योंकि जिस रंजीत कोहली से उसकी शादी हिंदू रीति रिवाजों से हुई थी वो असल में राकिब उल हसन था। आइए बात करते हैं तारा सहदेव से। तो तारा जी, अपने बारे में आप कुछ बताइए। मेरा नाम तारा सहदेव है और मैं रांची की रहने वाली हूँ, और मैं बाय प्रोफेशन शूटर हूँ, नेशनल लेवल शूटर रही हूँ, और अब मैं इंटरनेशनल जूरी हूँ। साथ ही साथ मेरा एजुकेशन में मैंने PG डिप्लोमा कर रखा है, और मैं स्पोर्ट्स कोच भी हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं आपके केस के बारे में, तो आप और रंजीत कोहली मिले कैसे? मैम 2014 में मुश्ताक अहमद, जो मेरे केस में जैसा कि आपने सुना होगा जिसको सज़ा हुई है, वो हमारे शूटिंग रेंज पे आए थे वहाँ पे, और रांची में जब हम प्रैक्टिस करते थे उसी दौरान उन्होंने मेरे ब्रदर और फादर को भी अप्रोच किया था कि एक कोई लड़का है जिससे वो मिलवाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जज रह चुके थे। तो मेरे फादर और भाई ने ट्रस्ट किया कि जो आप बोल रहे हो ठीक होगा। उन्होंने लड़के से मिलवाया, क्योंकि मेरा मैम था कि मैं परस्यू करना चाहती थी अपने शूटिंग करियर को, क्योंकि तब मैं 22 ईयर्स की थी, और मैं नहीं चाहती थी कि इससे शादी होने के बाद मुझे किसी भी तरीके से अपना करियर परस्यू ना करने को मिले। तो मैंने उनको डायरेक्टली कहा, अपने ब्रदर फादर को, कि अगर आप चाहते हो तो आप लड़के को हमारे रेंज पे भेजो, वो देख ले मैं किस माहौल में रहती हूँ। वैसे ही मैम वो लोग आए, मुश्ताक अहमद अपने कुछ दोस्तों के साथ, और DSP लोग जो साथ में उनके आते थे, वो लोग सभी आए। उसी दौरान उन्होंने पहली बार मुझे मिलवाया कि रंजीत सिंह कोहली के नाम से ही मुझे इंट्रोड्यूस किया गया, मेरे फैमिली को इंट्रोड्यूस किया गया, और फिर सभी चीज़ों को जैसा कि उन्होंने आगे चलकर बताया, तो उनके फैमिली से मिलने के लिए सब लोग आगे बढ़े। मतलब ये बातें मैम फिर वहाँ से कंटिन्यू हुई। तो उनकी फैमिली में किस किस से मिलवाया गया आप? मैम उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, उसकी मदर थी जो उनके साथ रहती थी, उनकी सिस्टर थी जो मैरिड थी, और उनके बच्चे थे, वो लोग से मिलवाया गया। और उनकी मदर एक्चुअली उनके साथ अकेली रहती थी जिस जगह पे ब्लेयर अपार्टमेंट जहाँ उसका रहना होता था, और हमें यही बताया गया था क्योंकि ऑब्वियस ये एक बेटा है और बेटी ऑलरेडी मैरिड है, तो मुझे उनके साथ ही रहना था। तो हमारी जब रिश्ते की बात हुई तब भी मदर ही सामने आई थी सारा कुछ रिचुअल जो भी करने के लिए। तो जब रिश्ता पक्का हो गया आप दोनों का, तो रिश्ता पक्का होने के कितने टाइम बाद फिर शादी हुई आप? मैम लगभग 2 महीने के अंदर हमारा वो हो चुका था ये इंगेजमेंट, क्योंकि मेरा था कि मेरे नेशनल्स आ रहे थे, उनका था कि मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि रंजीत सिंह कोहली का भी एज था काफ़ी, तो उसने था कि भाई मैंने मदर की वजह से अब तक शादी नहीं, क्योंकि मदर को अब आप पसंद हो तो मैं देर नहीं करना चाहता हूँ। और मुझे था मैम कि अब अगर करना है, फादर ने डिसीज़न ले लिया है, तो मैं भी चाहती थी कि, क्योंकि वो रांची में ही रहते थे, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होना था। तो हम लोगों ने विद इन फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर जो इंक्वायरी करनी होती है, जो उसने हमें बताया, रंजीत सिंह कोहली एक बायोटेक कंपनी थी उसकी, जो प्लांटेशन जो आप कहते हो ना सरकारी टेंडर के साथ फिल करते हैं, कौशल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। तो जो फैमिली को मैम करना होता है ना, उनके फ्रेंड फैमिली सोसाइटी से जाकर पता किया, तो वहाँ पे मैम हर एक चीज़ रंजीत सिंह कोहली के नाम से था। और जब बड़े बड़े लोग जैसे DIG लेवल के लोग उसके तरफ से आए थे कि हाँ भाई हम इस बंदे को जानते हैं, तो आप समझ सकते हो एक नॉर्मल फैमिली इससे ज़्यादा क्या ही किसी पे ट्रस्ट कर सकता है,
कि ठीक है, जब इतने अच्छे रिस्पेक्टेड, हम रिस्पेक्टेड मानते हैं मैम सोसाइटी में जो उस पोजीशन पे होते हैं, उनके रिश्तेदार से ज़्यादा हमने उन लोगों पे ट्रस्ट किया था, मुश्ताक अहमद जैसे लोगों पे जो रिश्ता लेकर आए थे। तो रंजीत सिंह कोहली और रकीबुल हसन और आपकी शादी कैसे हुई? मैम जैसे कि मैंने बताया, मुश्ताक अहमद जो थे, जो मेरे केस में जिसको 15 साल की सज़ा भी हुई है, वो इंसान था जिसने मुझे इससे इंट्रोडक्शन कराया, मेरी फैमिली को मिलवाया। वो रंजीत सिंह कोहली के नाम से विजिलेंस रजिस्ट्रार थे मुश्ताक अहमद हाई कोर्ट के, ठीक है। जिन्होंने ये रंजीत सिंह कोहली कह के इंट्रोड्यूस करवाया था। और फिर उसके इंट्रोडक्शन के बाद ही फैमिली का मिलना जुलना हुआ। उन्होंने कहा कि भाई जो मेरा था मैम, कि जैसा मैंने आपको बताया मैं एक शूटर हूँ, तो मैं अपनी शूटिंग करियर परस्यू करना चाहती थी। तो उन लोगों ने सारी चीज़ों के लिए हाँ कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। शादी भी वो जल्दबाजी में करना चाहते थे, इसके लिए भी मेरी फैमिली ने कहा, क्योंकि एक लड़की की शादी में हम समय चाहिए होता है। तो उन्होंने कहा मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है और क्योंकि वो बहुत एजेड है, वो चाहती हैं कि उनके रहते मतलब उनके घर में बहू आ जाए, उनकी देखभाल कर सके। तो मैम उस टाइम मेरी मदर की डेथ हुई थी कुछ समय पहले, तो कहीं ना कहीं हम इस इमोशनली आप समझ सकते हो इस टॉपिक को लेके बहुत ही वीक थे। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि ठीक है, अगर हो सकता है जैसे मुझे माँ की ज़रूरत है, उनको भी एक बेटी की ज़रूरत है। बहुत ही मैम अच्छे बिहेवियर के साथ वो सामने आए। इन सब फैक्टर्स के साथ ही मैम मेरी शादी उससे 7 जुलाई को हुई। 7 जुलाई को रेडिसन ब्लू रांची में मेरी शादी हुई, जिसमें सभी लोग आए, उसके फैमिली के और मेरे फैमिली के, और उन उसके तरफ से इंदर सिंह नामधारी जैसे मिनिस्टर, मुश्ताक अहमद विजिलेंस रजिस्ट्रार, डीएसपी कई आए थे। तो मैम इस लेवल पे शादी जो हिंदू रीति रिवाज से हमारा होता है, वो मेरी शादी उस दिन 7 जुलाई को हुई 2014 में। हिंदू रीति रिवाजों से आपकी शादी होने के बाद, जैसा कि पता है हमें, उसके बाद फिर कब पता चला आपको कि ये दूसरे धर्म के हैं? मैम शादी के तुरंत बाद मेरी जैसे विदाई होती है, विदाई 7 जुलाई की रात में ही हुई। 8 जुलाई के मैम सुबह, जो पहला सुबह था मेरा, उस दिन उसके घर का सब कुछ चेंज था। जो हमने शादी के पहले मैम जब घर आना जाना हुआ था, उसका कई बार डिनर में इंसान एंगेजमेंट हुआ था तब गया था। तो जो मैम हिंदू सिंबल होते हैं, जैसे आप हमारे घर आते हो तो माता का फोटो या कोई भी हिंदू हाँ मूर्तियाँ से कुछ भी साइन, ओम स्वास्थ्य के सब, तो वो सब चीज़ें मैम वहाँ पे थी। बट 8 जुलाई के सुबह मैम वो सारी चीज़ें हट कर ना वहाँ पे मुस्लिम सिंबल, अल्लाह का सिंबल, मक्का मदीना का फोटो, वो ग्रीन चुन्नी, मतलब जो वो लोग जिस तरीके से डेकोरेट करते हैं, तो मैम आप समझ सकते हो फर्स्ट डे ही मेरा ऐसा था। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये क्या है, ये सब कुछ ऐसा क्यों है? तो उन्होंने बड़ा मुस्कुराते हुए बताया कि भाई आपकी शादी हिंदू रीति रिवाज से आप लोगों के हिसाब से हो गई। तो मैंने बोला ये क्या मतलब है आप लोग के हिसाब से, हम दोनों की शादी हुई है। तो उसने कहा नहीं, मैं एक मुस्लिम हूँ और अब तुम्हें अगर इज्जत से रहना है मेरी पत्नी बनकर, तो तुम्हें निकाह करना होगा। वो सुबह का समय था मैम 8 जुलाई का, जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा। तो मैम वही मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मैंने बोला ये शायद कोई मजाक होगा, क्योंकि मैम आप इसको सीरियसली नहीं समझ सकते हो कि आपके साथ एक इंसान ऐसा करेगा। मैंने बोला आप जो भी है मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो। फिर कुछ दिन के दोपहर तक मैम मुश्ताक अहमद पहुंचे घर पे। प्रॉपर मैम वो लेकर आए थे, मुझे आज भी याद है वो ड्रेस काला और सफेद। अच्छा। आज भी मैंने ऑन रिकॉर्ड भी है जो मैंने पुलिस को बताया था, काला और सफेद उन्होंने मुझे एक सूट का वो दिया कि भाई इसको पहनकर आपको निकाह में बैठना है। मैंने बोला मैं एक हिंदू हूँ, हमारे यहाँ मैम कहते हैं ना टच भी नहीं करते काला और सफेद, कई 1 साल तक लगभग। बिल्कुल। तो मैंने बोला सर पहली बात ये आप कर क्यों रहे हो, और आपने ही कहा था कि ये इंसान बहुत अच्छा है और आज आप ही मेरे लिए ये कपड़ा लेकर आए हो और ये कह रहे हो कि मुझे निकाह करना होगा। तो उसने कहा कि देखिए मोहतरमा, वो जो उसका वर्ड था, ये सब मैम ना गूंजता है मेरे कान में, कि आप अगर चाहते हैं कि आप सम्मान से जिए तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करिए। फिर मैंने मैम उसके लिए ऑब्जेक्शन किया कि भाई ये पॉसिबल नहीं था मैम। ऑब्वियस मैंने सबसे पहले कहा भाई मेरे पापा और भैया से मुझे बात करनी है। उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया जाते साथ ही, जो कहते हैं ना मैम कि किस तरीके से वो ट्रैप करते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने, मुश्ताक अहमद ने लिटरली मुझे कहा कि भाई तुम किसको फ़ोन करना चाहती हो, वहाँ तुम्हारे फ़ोन करते साथ ही तुम्हारे भाई और बाप को मैं वहाँ झूठे केस में फंसवा दूंगा। मैम वो खुद एक विजिलेंस रजिस्ट्रार था हाई कोर्ट का, तो बिल्कुल कहाँ फंस गई हूँ, मतलब मैं किससे मदद मांगूं। मैम मेरी लाइफ में ऑब्वियस आपकी लाइफ में मैम सबसे पहले आपका परिवार आता है। मैंने बोला अगर मेरे पिता और भाई को कुछ हो जाता है तो मैं कहाँ जाऊंगी। मैंने बोला आप चाहते क्या हो। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 3 बार कबूल है बोल दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने बोला क्या इसके बाद हम अच्छे से रह पाएंगे जैसा आप कह रहे हो, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं हिंदू रहूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है अभी काजी आएंगे। और कुछ ही देर बाद मैम 8 जुलाई के शाम में उसी के घर ब्लेयर अपार्टमेंट में मैम ड्राइंग रूम में बीचों बीच पर्दा, जैसा हमने मूवीज में देखा था, मैंने पहले कभी देखा नहीं था। मूवी में जैसे पर्दा करते हैं 2 साइड लड़कियां, क्योंकि मेरे तरफ कोई था नहीं, उसकी मदर थी और उधर 10-15 मुस्लिम जेंट्स आए।
जिसमें सोहेल अनवर वहाँ के एडवोकेट जनरल भी थे, मुश्ताक अहमद भी था, जिन 2 लोगों को मैं पहचानती थी। एक काजी था जिसने वो पढ़ना शुरू किया, उनका जो भी होता है। हाँ। उन्होंने मुझे बस कहा कि आप 3 बार कबूल है कहना, और मेहर की रकम, ये सब चीज़ें जो समझ में आई मुझे उर्दू में जो उन्होंने कहा, तो मैंने बोल दिया कबूल है कबूल है कबूल है। फिर काजी ने कुछ पेपर में मुझे साइन करने के लिए बोला, तो वहाँ पे सारा परवीन लिखा था। तो मैंने बोला ये मेरा नाम तारा सहदेव है, मैं कोई सारा परवीन नहीं हूँ। हाँ। तो मुझे मुश्ताक अहमद ने मैम पहली बार बताया आज से आप सारा परवीन हो। यहाँ पे मैम मेरा ऑब्जेक्शन वो हुआ, तो काजी ने कहा कि अगर आप ईमान में दाखिल नहीं हो, जैसा उसका वर्ड था कि आप अगर मुस्लिम नहीं हो, कन्वर्ट तो कन्वर्ट अगर आप पहले कन्वर्ट नहीं होते हो तो ये निकाह मतलब माना नहीं मुस्लिम वर्ड में बोला था मैम, उसने माना नहीं जाएगा, मान्य नहीं होगा। तो मैंने बोला मैं हिंदू हूँ, मेरा नाम तारा सहदेव है, मेरे पिता का नाम जो था, मैंने बताया सब कुछ। तो उसने बोला कि लड़की को पहले इस उसमें साइन करवाइए जिसमें उसका नाम सारा परवीन है। तो मैंने मैम उसके लिए मना किया। उसके बाद से ही वो टॉर्चर मेरा स्टार्ट हुआ। उस समय काजी ने कहा कि जिस दिन आप लड़की का नाम सारा परवीन के नाम से मुझे दे दोगे, मैं आपको निकाह नामा दे दूंगा। तो मैम मैं भागकर, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था मैम, मैं कहाँ जाती, मैंने बस अपने आप को जाकर भागकर रूम में लॉक कर दिया। मुझे लग रहा था कि किसी भी हालत में मुझे इस चीज़ को नहीं करना है। तो बस यहाँ था मैम, इसी से मेरा वो मुस्लिम वाला जो टर्निंग पॉइंट था जो सामने आया उनका। इसी के बाद से फिर जी, टॉर्चर उसके बाद मैम वही सेम चीज़, हर दिन वो मुझे सारा परवीन ही बुलाते थे। कितना भी आप कर लो, वो मुझे मतलब ऐसे मैम आपको वो चेंज करते ना ब्रेन वॉशिंग कर देंगे कि आपको खुद में लगेगा कि क्या सच में मैं सारा परवीन हूँ। बस ये मैम टॉर्चर वहाँ से उन्होंने मेंटली फिर फिजिकली हरासमेंट सब कुछ करना, टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया था। आपको पता चलने के कितने टाइम बाद फिर आपने अपनी फैमिली से ये बात शेयर? मैम मैं फैमिली से बात नहीं कर पाई जिस टाइम, जैसे ही मुझे पता चला ना, क्योंकि कोई भी लड़की सबसे पहले रिएक्ट नहीं था, क्योंकि मेरे जैसा मैंने बताया मेरी मदर की डेथ हो चुकी थी, मेरे फादर और ब्रदर थे। उनका सबसे पहला ये था कि अगर तुम चाहती हो इज्जत से रहना तो तुम निकाह कर लो और जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। फिर मैंने बोला मुझे मेरे पापा भैया को बताना है कि मेरे साथ आप ऐसा कर रहे हो। तो उनका सिंपल था मैम कि हमारे पास बहुत से लोग हैं, क्योंकि मैम उस दिन ही उन्होंने मुझे अपना असली रूप दिखाया था, कैसे क्रिमिनल लोग उनके पास आते हैं। उन्होंने डायरेक्टली कहा कि तुम्हारे भाई को मैं झूठे रेप केस में फंसवा दूंगा। कई प्रोस्टिट्यूट लड़कियां उनके अंडर होती हैं जो ऐसे केसेस करती हैं। फिर मेरे पापा को आर्म्स एक्ट में उनके घर पे मैंने AK-47 9mm पिस्टल देखा, जिससे वो मुझे टॉर्चर करता था 9mm पिस्टल दिखाकर कि भाई तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि समझ लो मुझे इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए, कहाँ मार के फेंक दी जाओगी। तो मैम इस माहौल में ना मुझे लग रहा था कि अगर मैं अपने पापा और भाई को बोलती हूँ अब तो मेरी ज़िंदगी ख़राब हो चुकी है, जो मुझे लग रहा था, क्योंकि उससे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है मैम किसी के साथ। तो मैं डर से पापा भैया को बोल नहीं पाई कि मैं चाहती थी कि या तो वो इंसान सही हो जाए, और अगर मैं बोलूँगी भी तो शायद मेरे साथ साथ मेरे परिवार वालों को भी ये कहीं ना कहीं कुछ नुकसान पहुँचाएंगे। तो जब आपका टॉर्चर शुरू हुआ उसमें इनकी माँ का क्या रोल था? मैम फर्स्ट डे जब कहते हो ना, जब आप डरते हो किसी चीज़ से, जब मेरी शादी हुई थी मैम सबसे बड़ा इमोशनल फैक्टर ये था कि मेरी मदर नहीं थी, और इन्होंने कहा था कि मैं बेटा तुम्हें बेटी के जैसे रखूंगी। वो जो फैक्टर है मैम बहुत बड़ा होता है किसी भी लड़की की लाइफ में। जैसे उस लड़के ने बोला ना कि मैं रकीबुल हूँ, और मैं भागकर उस लेडी के पास गई कि भाई आपने ही कहा था कि आप मेरी माँ के जैसे हो। मैम उसने मुझे एक थप्पड़ ज़ोर से लगाया और कहा कि मैं इस देश की, समझ रहे हो, रानी हूँ, और ये मेरा बेटा देश चलाता है, और तुम अब जैसा मेरा बेटा कहेगा वैसा करो। मेरा नाम कौशल परवीन है। तो मैम ऐसा लगा कि मैं पता नहीं किस दुनिया में आ गई हूँ जहाँ पे सच कुछ है ही नहीं। और उस दिन से मैम उस लेडी ने, कहने को वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग नाम तो मैं उसके लिए यूज़ ही नहीं करना चाहूँगी, उस दिन से मैम उसने मुझे मारना पीटना, वो खुद बहुत नहीं मार पाती थी क्योंकि ज़्यादा एजिड थी, तो वो अपने बेटे को बोलती थी और वो हंसती थी। लिटरली आप सोचो, उसका बेटा मुझे मार रहा होता था, उसका गार्ड मुझे मार रहा होता था, और वो मज़ा ले रही होती थी। मतलब मुझे लगता था ऐसा दरिंदगी कोई कैसे करा सकता है। बेटा मैम सिगरेट पीकर मेरे मुंह पे धुआं फेंकता था, मतलब ऐसे बंद कमरे में। मैम आपको अगर कोई कंटिन्यू, मतलब मुझे याद है पैकेट का पैकेट वो स्मोक कर कर फेंकता रहता था, और सांस लेने के लिए भी तरस जाती थी। इसके पास आती थी तो माँ वो एक देसी आता है ना मैम बीड़ी, छोटा वो पत्ते का, वो पीकर माँ मेरे मुंह पे फेंकती थी। और कभी सिगरेट से जलाना, मतलब कभी, मतलब ऐसा हाल था ना मेरा मैम कि मुझे लगता था मैं किससे मदद मांगू। तो वो लेडी का रोल मैम कुछ इस तरीके का ही रहा है। और जिन्होंने शादी करवाई थी, जो रिश्ता लेकर के आए थे, वो मैम नेक्स्ट डे जब काजी और ये सब जो सीन था, क्योंकि मैंने मैम मूवी में ही देखा था कैसा निकाह का होता है पर्दा सिस्टम, तो वो जो सारा था ना वो अरेंज मुश्ताक अहमद ने किया था। जो काजी को लेके आने वाला था वो भी मुश्ताक अहमद था। फिर जब मैंने इसके लिए मना किया तो उसने कहा कि भाई आज से तुम्हारा नाम सारा परवीन है। मुझे पहले याद है कि पहली बार मुश्ताक अहमद ने मुझे कहा कि सारा,
तो मैं आगे पीछे देख रही थी ये सारा कौन है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं और उसकी माँ थे। तो बोले कि आज से आप सारा परवीन हो। तो मैम वहाँ से मैंने उनको मतलब मना किया कि आपने कहा था कि 3 बार कबूल है, मैं कर लूँगी, तो आप मुझे जीने दोगे। मतलब मैं एक अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मैम मेरी शादी तो हुई थी ना, उसके कहने से ऐसा कैसे हो गया कि मैं हुई नहीं कुछ। तो उसने कहा कि भाई अगर आपको इज्जत से रहना है, वरना क्या क्या चीज़ मैम उन्होंने नहीं कहा उसी दिन, सेम डे, फर्स्ट डे, कि बिस्तर यही रहेगा, लोग बदल जाएंगे, तुम चाहती हो इज्जत से रहना तो तुमको जैसा रकीबुल हसन साहब मतलब इज्जत भी इस तरीके से देते हैं मैम वो लोग एक दूसरे को। तो मैम ये सिलसिला उस दिन से मुश्ताक अहमद के साथ ही शुरू हुआ ना। फिर टॉर्चर होता था, मुश्ताक अहमद आकर मुझे मतलब लिटरली धमकी देता था कि तुम अगर सोच रही हो कि तुम यहाँ से भाग जाओगी तो तुम कहाँ जाओगी, तुम एक फ़ोन की देरी है। उसका मैम बॉडीगार्ड, जैसे फर्म फ्लैट में थे वहाँ पे, तो नीचे उनके बॉडीगार्ड्स घूम रहे होते थे कि एक लड़की मैम कहाँ से आप निकल जाओगे और कहाँ तक भागोगे। तो मैम ऐसा रोल रहा है उन लोगों का। तो मतलब आप फिर कब, कितने दिन बाद अपने पेरेंट्स को बता पाए ये सब? मैम इस बीच कई बार मेरे फादर ब्रदर ने फ़ोन किया, क्योंकि ऑब्वियस शादी को कुछ ही दिन हुए थे, सब जानना चाहते थे। तो उनकी मदर ने हमेशा इंगेज रखा कि आपकी बेटी बहुत खुश है, बेटे के साथ मूवी देखने गई है, आज वो समझ लो कहीं बाहर गए हैं। मतलब अभी कभी फ़ोन मैम स्पीकर पे वो मुझे ऑन करके बात कराते थे कि तुम चाहती हो कि तुम्हारा भाई बाप वहाँ पे जिंदा रहे, तो तुम बोलो कि सब ठीक है। तो मैम मेरे पास, मैं इतनी मजबूर थी कि मैं नहीं चाहती थी, मैंने अपनी माँ को खोया था कि मेरी वजह से या मेरे इस हालत की वजह से उनको कुछ हो जाए। तो मैंने पापा को बोला हाँ पापा सब ठीक है। पापा जी ने बोला कि एक होता है ना पग फेरा, जब हम वापस आते हैं सोसाइटी के लोग उनके बोलने लगे कि लड़की की शादी हुई है, आपने भेजा नहीं है। तो मैम जब उनको प्रेशर पड़ना स्टार्ट हुआ ना, तो फिर वो बौखलाना स्टार्ट हुए। उनको था कि जल्द से जल्द तुम, फिर मुझे मैम इसी दौरान मतलब 1 बार से 2 बार, कई बार मेरे पापा और भाई नीचे की तरफ आए फ्लैट में कि मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। तो उन्होंने डायरेक्टली गार्ड से कहवा दिया कि वो कोई है ही नहीं घर पे, सब बाहर गए। फिर पापा हर दिन परेशान होते जा रहे थे। 40 दिन मैम मैंने उसके घर पे गुजारा उस टॉर्चर के दौरान, क्योंकि मैम वहाँ से निकल पाना मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, वो भी जिंदा। उनके हाथ से कैसे बचूं और बचकर मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर कब निकले आप और कैसे, मतलब किसने मदद करी? और मुझे एग्जैक्ट डेट अभी याद नहीं है जिस डेट में मैं, सितंबर का टाइम था शायद, 19 सितंबर का समय था, 19 सितंबर या अगस्त का समय था। हाँ मैम 7 सितंबर को शादी हुई, तो लगभग मुझे डेट एग्जैक्ट याद, 40 दिन मुझे इतना याद है। तो उसके दौरान क्या था ना मैम, उनके घर में ना ऐसा कोई भी इलीगल काम नहीं था जो नहीं देखा। मतलब आप, क्योंकि हम बाहर जाते हैं, इंटरनेशनल शूटर है, तो आप जानते हो करेंसी, ग्रीन करेंसी मैम, फॉरेन करेंसी उनके घर पे आती थी बैग में भर भर कर। जैसे ही कोई अननोन पर्सन आता था, बैग में करेंसी देता था, वो अलग अलग इन्वेलप में भरकर वो नेक्स्ट डे, अगर आज पैसा आया है ना, तो मैं बस ये देख रही थी मैं कैसे निकल पाऊंगी, क्योंकि जब तक आप रास्ता नहीं ढूंढोगे आप कहीं भी नहीं जा सकते हो। तो मुझे इतना पता लग गया था कि जैसे ही ये आता है बैग, इसके तुरंत नेक्स्ट डे ही ये ट्रेवल करता है, या तो वो दिल्ली जाए, मुंबई जाए, बाई फ्लाइट ट्रेवल करता है। उसकी एक आदत थी, वो जब भी जाता था तो माँ को वो तुरंत फ़ोन करता था, हाँ माँ मैं लैंड कर गया, मैं एयरपोर्ट पहुँच गया। तो माँ बड़े खुशी से मुझे सुनाती थी मेरा बेटा वहाँ पहुँच गया। तो मैं बस ये चीज़ों को नोट कर रही थी मैम, क्योंकि मुझे एक टाइम चाहिए था जब मैं यहाँ से निकल पाऊँ, क्योंकि उसके रहते मैम मैं कभी नहीं निकल पाती। उसकी मदर से मुझे इतना तो था मैम कि कुछ भी हो, मदर से तो मैं कैसे भी करके पार निकल जाऊंगी, बट वो और उसके लोग जो हैं उसको मैं क्रॉस करके आगे नहीं बढ़ पाऊंगी। तो मैम मेरा किस्मत कहिए, एक दिन पहले जब मेरी हालत बहुत ख़राब थी, क्योंकि उन लोगों ने मुझे इतना मारा था कि मैं बैकबोन से उठने के लायक नहीं थी। कई दिन तक इन्होंने मुझे लास्ट होते तक, क्योंकि मैम मुझे लग रहा था लास्ट सिर्फ मेरे टॉर्चर का नहीं था, मेरी लाइफ का भी था, क्योंकि मैं जितना सह सकती थी उतना मैंने सह लिया था। 3 से 4 दिन उस आदमी ने मुझे खाना नहीं दिया था। वो जूठा जो कुत्ते का खाना होता था वो मुझे ये देते थे कि खाना है तो खाओ। मैंने कई बार लगा कि मैं वो भी खा लूँ, क्योंकि मैम मुझे सर्वाइव करना था। मेरा बस इतना था कि मैं वहाँ मरना नहीं चाहती थी। फिर उसने मेरा पानी पीना बंद किया, फिर वॉशरूम ये मुझे ले जाते थे, मैंने वहाँ का पानी पिया। तो जो सर्वेंट थी जिसने मुझे सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं आज कहूँगी मैं जिंदा हूँ, उसको ये लोग कहते थे कि जाओ इसको मतलब वॉशरूम ले जाओ। तो वो मुझे उठाकर ड्राइंग रूम के वो बेडरूम में मुझे मतलब कैदी के जैसे रखते थे। तो फिर ड्राइंग रूम का वॉशरूम ये मुझे यूज़ कराते थे। सेम उसी टाइम पे मैम बेल बजा, एक इंसान था जो उसका होगा शायद जो टिकट्स करते हैं, उसने कहा कि सर आज रात की आपकी फ़्लाइट कंफर्म है दिल्ली की। तो मैम रांची से ना, क्योंकि हम खुद भी ट्रैवल करते थे, तो एक आइडिया है कि बहुत कम फ्लाइट्स है, रात 8 बजे की फ़्लाइट होती है, 1.5 से पौने 2 घंटे की फ़्लाइट है। तो मुझे बस ऐसा लगा ना मैम कि उस दिन भगवान ने कहा बस यही दिन है, आज का दिन है। तो बाथरूम में ही मुझे याद है टिश्यू पेपर होता है, मैंने भाभी सॉरी वो जो मेड थी, दीदी थी, उनको कहा कि आप पेन ला दो, मैं भाई का नंबर दे रही हूँ।
उनको कहना कि मुझे अगर जिंदा देखना चाहते इसी टाइम पे 8 से 9:30 के बीच अगर वो पुलिस लेके आ गए तो मैं उनको मिल जाऊंगी, वरना ये मुझे मार देंगे। क्योंकि मैम एक ताकत होता है ना आपके अंदर मार खाने का, टॉर्चर सहने का, वो मेरा खत्म हो चुका था। और हर दिन वो दहशत बना जो उनका था ना, दहशत वो बढ़ता ही जा रहा था। तो मेरी वो जो सर्वेंट थी उनकी, उन्होंने मेरी मदद की मैम। उन्होंने फिर मेरे भाई से कांटेक्ट, क्योंकि 5 बजे वो काम से वापस जाती हैं। हाँ। उन्होंने मेरे भाई और फादर को इन्फॉर्म किया मैम, लेकिन फिर भी पुलिस की कार्रवाई करते हैं, पुलिस के पास जाते, उन्होंने प्रूफ मांगना चाहा। क्योंकि ऑब्वियस जैसे ही आप नाम बताते हो पुलिस वाले एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, बहुत मुश्किल से मैम, क्योंकि हमारी भी फैमिली एक सादे फैमिली है, तो ऑब्वियस हमने भी यूज़ किया पापा ने कि भाई हम इनकी बेटी हैं कर कर कैसे भी करके मैम डीआईजी के थ्रू हमने ऑर्डर कराया कि मुझे यहाँ से रिकवर कराना है। अफसोस कि मैम आपको ये लगेगा उस डीआईजी ने जिसने मुझे रिकवर का ऑर्डर दिया था, लास्ट में उसने ही मुझे धमकी दिया कि तुम यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उस दिन उसको ये पता नहीं था कि वो किसको रिकवर करा रहा है। उसने सिर्फ ये सोचा कि एक सादे फैमिली की बेटी है जिसको मुझे रिकवर करने का ऑर्डर देना, वो ये नहीं जानता था कि वो रकीबुल हसन के घर से रिकवरी करा रहा है। तो मैम इस सिचुएशन में मेरी वहाँ से रिकवरी हुई थी मैम। और फिर जब एफआईआर करी आपके परिवार ने तो क्या था, पुलिस का रवैया क्या था? मैम मैं बताना चाहूँगी, जिस दिन मुझे याद है महिला पुलिस भी आती है ना जब आपको करते हैं कोई भी चीज़ में, तो जब पुलिस वाले आए ना तो जज का वो जो मुश्ताक अहमद और उसके लोग थे, उन्होंने मुझे वो था मैम टेलीकॉम जो वॉल्यूम, क्योंकि उसकी मदर बहुत ऊंचा सुनती है तो हमेशा वो स्पीकर पे रहता था। उन्होंने कहा इस लड़की को बस तुम आज रात छोड़ दो और कल सुबह इसका पति आ रहा हम देख लेंगे। मैम लिटरली पुलिस ने मुझे छोड़ने के लिए हाँ कह दिया कि नहीं इसके पति नहीं है। मुझे याद है मैम मेरी हालत ऐसी हो गई थी, मैंने पापा भैया को कहा था आप पास मत आना वरना ये आप लोग को फंसा देंगे और मैं कहाँ जाऊँगी फिर। तो मैंने मुझे एसआई मैम थी, उनको मैम कहा कि मैम अगर आप एक लड़की हो तो आप समझ सकते हो ये मुझे कल तक जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अब इनको पता लग गया है कि मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ इनके चंगुल से, ये मुझे मार देंगे। फिर भी मैम इतना फोर्स था पुलिस पे, पुलिस ने बोला मैम हम कुछ नहीं कर सकते, ये घरेलू मामला, वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे मेरे साथ क्या हुआ। तो मैम ये सोचो ये क्या हालत है ना कि आप निकलना भी चाहते हो तो लोग प्रेशर वालों की वजह से इतना इसमें प्रेशर में थे। पहुंच थी मैम फिर फाइनली मैंने मैम को ये कहा कि मैम अब तो मैं वैसे भी मरने वाली हूँ, वो मार दे इससे पहले मैं आपके सामने यहाँ से कूद जाऊंगी। 4th फ्लोर था मैम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा ही मैम ने मैम इंसानियत दिखाते हुए जो भी कहो उनका दिल पिघला, उन्होंने कहा कि मैं इस लड़की को अपने अंडर हवालात में रखूंगी, मैं इसको यहाँ छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो मैम आप समझ सकते हो मैंने ये कहा मैम मुझे आप अरेस्ट कर लो, मेरे मतलब मुझे था कि मैम मुझे यहाँ से जिंदा निकाल लो, कहीं भी रख लो, मुझे यहाँ से निकाल लो। और मुझे ये भी नहीं पता था मैम सच में कि यहाँ से जाने के बाद मैं कितने दिन जिंदा रह पाऊंगी या मेरे परिवार का क्या होगा। तो ये सिचुएशन था मैम उस टाइम का। फिर एफआईआर होने के बाद भी जैसा मैंने आपको बताया जिस डीआईजी के ऑर्डर से मैं निकली थी वो खुद मीडिया में भी आया था कि वो मेरे घर पर आके बोल रहे कि आप अपनी बेटी को लेके कहीं भी चले जाओ, जिंदा रहना चाहते हो। तो मुझे पता है मेरे पापा और भैया ने स्टैंड लिया कि अगर मरना था तो वो तो मर चुकी होती ना, और अगर वो लड़ने के लिए निकली है तो हम उसके साथ खड़े हैं। तो मैम उस दिन से मेरी वो लड़ाई मतलब समझ रहे हो मेरे लिए हिम्मत आ गया कि मेरा परिवार मेरे साथ है, फिर दुनिया में कोई कुछ भी कर ले। फिर मैम मीडिया ने आप सबके सहयोग से मीडिया ने इस केस को बहुत सपोर्ट दिया, उसके बाद पूरी सोसाइटी जुड़ती गई। कहीं ना कहीं मैम उनको ये हो गया हाईलाइट हुआ, क्योंकि आपको याद होगा मैम अरेस्टिंग भी इसकी भागते हुए 4 से 5 दिनों के बाद दिल्ली से हुई थी और उसको भगाने में भी उसके जज ने साथ दिया और जज ने प्रॉपर अपना बॉडीगार्ड दिया। ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है और मीडिया में भी आई हुई है। तो इस लेवल के लोग मैम ऐसे लोगों का इस हद तक साथ देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं ऐसे में। तो सीबीआई कब इसमें इन्वॉल्व हुई इसके? मैम जब मेरे केस को ना एक घरेलू प्रताड़ना 498 एक्ट जो बोलते हैं ना वो लगाने पे पड़ी थी पुलिस। पुलिस का कहना था ये एक 2 पति पत्नी का मामला है और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जबकि मैम मेरी ये लड़ाई थी जो मैं वहां से आई थी ये कहने के लिए कि जो मेरे साथ हुआ है, मुझे मैम मेरे केस से पहले ये तक नहीं पता था कि लव जिहाद वर्ड क्या होता है। किसी मीडिया कर्मी ने मुझसे पूछा था कि क्या मैम आप लव जिहाद की शिकार हुई हैं, तो मैंने उनसे पूछा भैया ये है क्या, तो उन्होंने कहा कि ऐसे ट्रैप करते हैं और फिर धर्म परिवर्तन। मैंने बोला मेरे साथ यही हुआ है, अगर इसको लव जिहाद कहते हैं तो यही मेरे साथ हुआ है। और मेरा यही केस था मैम कि मैं चाहती थी कि जो मेरे साथ हुआ है उसका आप इंक्वायरी करो और जो ये लोग इलीगल वेपन कोर्ट के दस्तावेज मैम मतलब मैंने लिटरली देखा है कि ऐसे उसके ड्राइंग रूम में जज जो था वो मुश्ताक अहमद और उसके कई एडवोकेट जनरल फाइल लेकर आते थे और ये यहाँ पे फैसला लिखते थे कि हाँ आप इतना दे दो इतने ये फैसला होगा। मतलब मैम लिटरली मैंने बिकते देखा था। आज भी मुझे याद है कि वो बेडरूम में बिस्तर पे सारा फाइल लेकर आते थे। मैंने सोचा मैं किससे लड़ने की कोशिश कर रही हूँ, पुलिस उसके साथ है, मिनिस्टर हाजी हुसैन अंसारी जैसे लोग घर आए, जज उसके साथ है, तो मैं लड़ूंगी किससे। और सच में मैम वो मुझे मारता था ना, ऐसे दरवाजा खोल देता था, बोलता था भागो कहाँ भागोगी।
तो मैम मुझे उस दिन फील हुआ कि क्या सच में हमारा समाज इतना कमज़ोर हो गया कि ये हैवान इतने कॉन्फिडेंस से मुझे मार कर बोल रहा है कि तुम भागो, कहाँ भागोगे। मैम कहीं ना कहीं समझते हो, उस दिन मैंने कसम खाया कि मैं कहीं नहीं भागूंगी, भागोगे तुम। फिर उसने कहा कि तुम जाओगे तो समाज से मुंह छिपाती घूमोगी। मैम मेरा यही लक्ष्य रहा है, सच बता रही हूँ। इस 9 साल में मैंने सिर्फ इस केस के फैसले का इंतजार नहीं किया, साथ ही साथ अपने करियर को भी आगे बढ़ाने की कोशिश की। चाहे वो मैं जब वहां से निकली थी, मैं 12th पास थी, कि मैम ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ा सबक है कि आप ऐसा कैसे मान सकते हो कि आपके गंदे काम की वजह से एक लड़की अपने पूरे जीवन को ही कॉम्प्रोमाइज कर जाए। और आपको ये कॉन्फिडेंस है मैम उनके पूरे कम्युनिटी को, उस मुश्ताक अहमद को, उसकी माँ और उन जैसे लोगों को, कि तुम यहाँ से चली भी जाओगे तो ये समाज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो मैम ये मेरा सबसे बड़ा फाइट था कि मुझे ऐसे लोगों को ये बताना था कि तुम डिसाइड नहीं करोगे कि हमारा लाइफ कहाँ पे खत्म होना है, वो तो मैम सिर्फ ईश्वर के हाथ में है। जिस दिन मरना होगा उस दिन मरूंगी, लेकिन रकीबुल ये डिसाइड नहीं करेगा कि मैं कब मरूंगी। बस यही मैम मेरा जो पूरा रहा है, कह सकते हो ना, मोटिव या मोटिवेशन, कि मुझे इसलिए मैंने ये लड़ाई शुरू की थी। तो जब ये आपकी लीगल बैटल स्टार्ट हुई तो 2017 में शायद सीबीआई इसमें एंटर हुई, तो सीबीआई का क्या रोल था इसमें, क्यों सीबीआई एंटर हुई? मैम आप समझ सकते हो 2014 में जो केस फाइल हुई, जब मेरा केस आया, क्योंकि मैम देखो मैं पहली बार किसी केस या एफआईआर या पुलिस से हमारा सामना हुआ था। मुझे नहीं पता था कि जब मैं उस बुरे हालत में हॉस्पिटल में थी, पुलिस ने मुझसे कहानी पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, जो मैम पहली बार कहते ना वो फर्द बयान एफआईआर करते हैं, हाँ फर्द बयान कहते हैं। मैम मैंने उनको सब कुछ बताया जो भी मेरे साथ हुआ उस कंडीशन में भी, और पुलिस ने लिखा कि हाँ पति ने पत्नी को मारा, और पत्नी ने फिर समझ रहे हो मैम ससुराल से मैंने बोला सर ये तो मेरा था ही नहीं टॉपिक, मैंने आपको सारी कहानी बताई। उसमें इवन इसने ये भी लिख दिया मैम मुश्ताक अहमद एक अच्छे इंसान है। तो मैंने बोला सर ये तो आप चाहते ही नहीं हो कि मेरा केस कहीं भी आगे बढ़े, क्योंकि मैम मुझे लीगली नहीं पता था इसका कितना इफेक्ट पड़ने वाला है मेरे केस पे। जब केस मैम आगे गया कोर्ट में, मेरा 164 का बयान हुआ, उसमें भी मजिस्ट्रेट ने, ऑन रिकॉर्ड है मैम ये सारी चीजें, वहां पे भी उस मजिस्ट्रेट ने उस जज के दबाव पे लिख दिया कि हाँ भाई मुश्ताक अहमद एक अच्छे इंसान है। मैंने बोला सर मेरा तो ये है ही नहीं, जो मैं कह रही हूँ वो आपने किया ही नहीं है। मतलब आप कहते हैं ना जो मैम पीड़िता जो बोलते हैं आप वो लिखते हो, लिखा ही नहीं। मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा किसी ने, मुसलमान रकीबुल हसन खान ने मुझे गलत आइडेंटिटी से फंसाया। वो लिख रहे कि पति रंजीत सिंह कोहली ने, मतलब मैम इस तरीके से मेरे साथ किया जा रहा था। फिर मैम कई बार मैम कई मिनिस्टर, कई अपने सीएम सर के पास हमने कई गुहार लगाया कि सर ये पुलिस के बस का है ही नहीं ये केस। जो पुलिस उसको प्रोटेक्ट करके भगाने में साथ देता है, आप कैसे मानते हो कि वो पुलिस मेरे केस को सही से जस्टिफाई कर पाएंगे? मैं मानती हूँ सारे पुलिस वाले गलत नहीं हैं, हर इंसान गलत नहीं होता है, लेकिन इसमें से सही कौन है मैं कैसे विश्वास करूँ? क्योंकि मैंने जो देखा है अंधेरा वो बहुत ज्यादा ही मतलब गंदा है। फिर मैम इस पे ही मैंने रिक्वेस्ट किया, फिर हाई कोर्ट में हमने अपील डाला कि हमें ये सीबीआई को ये केस देना है, क्योंकि जिस तरीके से इलीगल वेपन AK-47 मैम कौन रखता है एक आम आदमी, जो कोर्ट के पेपर्स मैम कई आपने देखा होगा, आप लोगों के मीडिया में ही ऑन रिकॉर्ड है कि किस तरीके से कोर्ट के पेपर्स जब्त हुए हैं उनके यहाँ से, कितने सारे मतलब इलीगल काम, कितनी लड़कियों के कॉन्टेक्ट्स मिले। ऐसा कुछ भी नहीं था मैम, जो पैसा का हवाला कहाँ आता था कहाँ जाता था मुझे नहीं पता। तो मैम ऐसा कौन सा गलत काम था जो उस इंसान ने नहीं किया था? तो यही मोटिव था मैम। जाकर फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया जो 2017 में सीबीआई का आना हुआ। फिर जाकर मैम सीबीआई ने भी 2 साल लगाया मेरे से पूछताछ करने में, क्योंकि ऑब्वियस मैम इतने बड़े बड़े लोगों का नाम था, तो वो कॉन्फिडेंट होना चाहते थे कि क्या मैं सही हूँ। उन्होंने मैम जो भी आप सही हो तो मैम चाहे कोई भी आ जाए आप सही ही रहोगे। उन्होंने बहुत सही किया, जस्टिफाई किया, सारी चीजों को देखा, और फिर सीबीआई ने मैम फाइनली मेरा साथ दिया। हर एक जगह पे मैम सीबीआई ने सारे तथ्य को सामने लाकर ये जजमेंट लाने में मदद की। फिर तो ये जो भी कुछ आपके साथ हुआ, इसके बाद क्या आप कहोगे कि आपके साथ लव जिहाद हुआ है या नहीं? जरूर कहूंगी मैम। मेरा ये लड़ाई इसी टॉपिक से है कि ये लव जिहाद जो वर्ड है, 2014 में मैं मेरा केस आया था तब देश में ना पहली बार लोग सुन रहे थे लव जिहाद। मुझे याद है क्योंकि मैंने खुद ही कभी नहीं सुना था। उस समय से लेके मैम आज का ये जो 9 साल का समय है मैम, आप मीडिया वालों के ही न्यूज में मैं हर दिन देखती हूँ मैम एक लड़की लव जिहाद की शिकार। पहले एक शहर में था, आज हर मोहल्ले में पहुंचता जा रहा है। अब ये देर भी नहीं है कि मैम हर घर में ये पहुंचेगा। तो अगर हम इस चीज को मतलब दरकिनार कर देना कि ये लव जिहाद किसी समझो जैसा लोग बोलते हैं ये एक मन घड़न कहानी है, तो मैं कहूंगी कि उन लोगों को ना उजाले में आने की जरूरत है। हमारे समाज का मैम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम तब तक इंतजार करते ना जब तक केस आपके घर में ना आ जाए, आपकी बहन बेटी ना फंस जाए, तब तक आपको लगता है ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तो सोसाइटी को ये तो समझना होगा मैम ये है, ये हो रहा है,
और मैम अफसोस की बात है, न्यूज़ में कुछ दिन पहले आया किसी लड़की को काट कर फेंक दिया, किसी को, मतलब मुझे मैम वीडियो भेजा है कई लोगों ने कि उस मुझे नाम एक्चुअली मैम याद नहीं है, जिस लड़की को एक लड़के ने मारा चाकू से, कई बार वार किया, लोग आसपास से गुजर रहे, मतलब ऐसा कौन सा इंसानियत है मैम कि एक लड़की को एक लड़का सामने मार रहा हो और आप यहाँ से तमाशा बनाकर निकल रहे हो, मतलब इससे ज्यादा हैवानियत मैम कुछ हो नहीं सकता है। बिल्कुल। तो उन रकीबुल जैसे लोगों को तो हम हिम्मत दे रहे हैं ना कि वो जानते हैं कि सरेआम, जैसा रकीबुल ने कहा था, मैं तुम्हें काट के फेंक दूंगा, कौन क्या कर लेगा। तो ये हिम्मत कहाँ से आया मैम? क्योंकि हमारा समाज इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि ये लव जिहाद हो रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से यही कहना चाहूंगी मैम, आज मेरा ये केस पहला जजमेंट है ऑन रिकॉर्ड, जिसमें लव जिहाद के लिए सोसाइटी, आप पढ़ोगे अगर मेरा जजमेंट, फर्स्ट केस, तो जज सर ने ये चीज बताया है कि ये हमारी सोसाइटी के लिए कितना डेंजर है। इसके तहत उसको मैम उम्र कैद की सजा मिली है, क्योंकि प्रोविजन सिर्फ उम्र कैद तक था। मुझे लगता है अगर फांसी की सजा होती या हमारा कानून बनाया गया होता, इस पे अगर कानून बने, सख्त कानून, तो ऐसे दरिंदों को मैम कुछ तो डर होगा। और उन लड़कियों को ये तो होगा, जैसे मैम मैं निकली थी ना तो मुझे सच में नहीं पता था न्याय मिलेगा क्या। आज जब मुझे जजमेंट मिला ना, तो वहां मैं सर को देखती रही कि मतलब सच ऐसे भी हैं लोग जो इस तरीके से न्याय दे सकते हैं। मतलब 9 साल का समय मैम, पूरी जिंदगी इंसान का एक फेज है मैम। 10 साल कहते हो आप, पूरा एक जनरेशन गैप आ जाता है ना। तो पूरा एक समय चला गया मैम मेरी लाइफ का, सिर्फ ये सोचते कि क्या होगा या नहीं होगा। आज मेरा परिवार मैम इस तरीके से मेरे साथ खड़ा था, आज मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े हैं ना, तो मैं हिम्मत से खड़ी हो पाई। क्योंकि मैम इन सबके लिए जरूरी है कि समाज आपको सपोर्ट दे। तो जिन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, इसमें भी कई निगेटिव व्यूज आए मैम, मतलब मुझे लेकर मैं मानती हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैम रकीबुल के टॉर्चर से कई अच्छा है इन लोगों का निगेटिव बोलना, क्योंकि रकीबुल ने ये कहा था मैम ना, तो बार बार वो चीज याद आती है। ये तो वो लोग हैं जिसको रकीबुल ताकत समझता है अपनी, तो मैं उस चीज को मैम कभी भी अपने माइंड में हावी नहीं होने देती हूँ कि ठीक है आपका ये माइंड व्यू है, लेकिन ये सच नहीं है। मैं जिंदा हूँ, मैं आपके सामने हूँ। मैम कहते हैं जब जज के सामने कोई केस जाता है ना, तो वो एक कहानी होता है, लेकिन जब जजमेंट तक आता है तब तो आप मानो कि प्रूफ मिला होगा, सारी चीजें सामने आई होगी, तभी तो इस तहत उसको कड़ी सजा मिली है। तो मैम इससे बड़ा प्रूफ और क्या हो सकता है अभी? आज के टाइम पे भारत में हर रोज लव जिहाद के केसेस हो रहे हैं, हर रोज। लेकिन किसी लड़की में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो 9 साल की ये लीगल बैटल लड़े। किसी लड़की में ये हिम्मत नहीं होती। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक एथलीट हो, तो आप मेंटली उतना स्ट्रांग हो कि आपने ये सब झेल लिया, लेकिन हर लड़की में उतनी हिम्मत नहीं होती। तो उन लड़कियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैम पता है क्या, हिम्मत ना होना, क्योंकि मैं एक राजपूत फैमिली से थी मैम। संस्कार जो सबसे बड़ा बात होता है ना, कि एक संस्कार जो परिवार आपको देता है, ये हमें कहीं ना कहीं बहुत रोकता है। जब बात आती है ना कि तुम पीछे कहाँ जाओगी, परिवार वाले तुम्हें क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे डर जाते हैं मैम। चलो मैं मानती हूँ इसमें वर्ड है लव जिहाद, ठीक है। अगर कहते हैं प्यार अंधा होता है, मैं तो ये कहूंगी कभी भी विश्वास करो, अंधविश्वास किसी पे मत करो। फिर भी अगर आप फंस जाते हो ना, तो वो 20 दिन का आया हुआ लड़का क्या आपके 20 साल के परिवार का विश्वास को तोड़ने में इतना ताकत रखता है? मुझे नहीं लगता है मैम। किसी रकीबुल ने मुझे एक थप्पड़ मारा तो क्या मेरे पिता का, मेरे भाई का जो मेरे पे विश्वास है वो टूट जाएगा? ये हमारी मेंटेलिटी है मैम, कि हमने खुद को सोच लिया है कि नहीं यार, किसी रकीबुल का नाम मेरे साथ जोड़ने से। आज भी मैम मेरे केस में है ना, किसी, मतलब मैम कई बार खराब लगता है, कोई बोलता है मुसलमान के साथ ये रही है और रह कर आई है। मैम वो गलत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं गई थी उसके पास, ये एक धोखा था। यही तो मैम बात है जिसका वो यूज कर रहे हैं। उनको पता है कि एक हिंदू लड़की अपने सभ्यता, अपने संस्कृति में बंधी हुई है, उसके परिवार वाले अपने मान सम्मान की वजह से अपनी बेटी को ठुकरा देंगे, लेकिन उसके साथ खड़े नहीं होंगे। तो मैम बेटियों को हम ही कमजोर बना रहे हैं मैम। मुझे आज तक याद है, मेरी माँ ने, सिर्फ आज नहीं है वो, लेकिन उसकी एक बात हमेशा याद है मैम, माँ अपना आत्मसम्मान कभी किसी के सामने झुकने मत देना। बस यही थी मैम मेरी लड़ाई, क्योंकि आत्मसम्मान ही नहीं है तो मैम फिर तो मर जाओ, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं लाइफ में। आज मैं जिंदा हूँ, इज्जत की रोटी खा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मैम। लड़कियां ना कमजोर नहीं होती। आप ये बोल रहे हो मैं करियर में थी मैम, मैं तो एक गुमनाम जिंदगी में पहुंच गई थी ना। मैं कहीं सारा परवीन बन गई थी, वहाँ कोई नहीं मुझे जानता था मैं कौन हूँ। ये आप डिसाइड करते हो कि आपको वहां से निकलकर उस जगह पे पहुंचना है। नहीं, मुझे मैम आज आप लोग देख रहे हो 9 साल में ये जजमेंट आया, क्या मुझे तब पता था कि कोई जजमेंट आएगा? क्या कोई भी एक इंसान मेरी बात मानेगा? मैम मेरी खुद की फैमिली 250 का परिवार है, सादे जो फैमिली है, क्या मैं उन लोगों के सामने आ पाऊंगी? मैम 2 साल मतलब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं लोगों के पार्टीज में, मतलब समझो अपने घर के फंक्शन में नहीं जाती थी कि लोग कहेंगे देखो ये वो है। बात यह है कि इस जगह पर आप खुद को कैसे एंगेज करते हो। मैम मैंने अपना पूरा फोकस अपने करियर, अपनी पढ़ाई,
इस तरीके से बनाए कि कोई ये ना कहे कि ये लड़की कमजोर है, क्योंकि जिस समय मैम आप मान लोगे ना, दुनिया आपको मनवा देगी। तो बस ये लड़ाई बस इतनी की है मैम कि अगर आपका विश्वास आप पे है तो कोई रकीबुल जैसे इंसान आपको डगमगा नहीं सकता। और ये भी है मैम ना, ये काटने वाला जो ये कहते हैं ना, काट दिया लड़की को, ये एक दिन की कहानी नहीं होती है मैम। ऐसा नहीं है कि कोई रकीबुल जैसा दरिंदा है आपको काट के चला गया। ये एक षड्यंत्र है मैम प्रॉपर, जो रचा जाता है, और आप अगर चाह लो तो उससे निकल सकते हो। लेकिन क्योंकि हम पहले ही हार मान जाते हैं कि समाज के सामने हम कैसे जाएंगे, हम चुप्पी साध लेते हैं कि नहीं नहीं उसको पता चलेगा, मेरे पापा को पता चलेगा। अरे मैम पूरे दुनिया को आपकी समझ रहे हो मैम, डेड बॉडी मिलने से पहले आप अपनी स्टोरी अपने मुंह से बता पाओ, मुझे वो ज्यादा सही लगता है मैम। मैं जिंदा हूँ तो आज मैं आपको हर तथ्य बता पा रही हूँ। शायद मैं मर गई होती है कि स्टोरी होता तारा साहदेव मारी गई या पाई गई, ये स्टोरी नहीं था मैम। मेरा एंड वो नहीं लिख सकता है ना, मेरा एंड तो मैं लिखूंगी कि मैंने क्या किया है और तुमने क्या किया है मेरे साथ। तो ये बहुत जरूरी है मैम लड़कियों के लिए कि वो हिम्मत लाए, ये ना सोचे। हमारा मैम समाज संस्कार जरूर देता है, लेकिन किसी को हथियार बनाने की भी